सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड अपन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के अंदर अपन ने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, राइट। अपन ने उसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जो कि वैसे तो इस स्टैंडर्ड के अंदर अपने लिए बहुत नए हैं, लेकिन ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमारे एक इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखे जाएं तो अपन इन चीज़ों से रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपन फेस करते हैं, राइट। सो इन अ वे ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। अब यहाँ पे इस चैप्टर के ये जो क्वेश्चंस है इन्हें सॉल्व करने का मेन पर्पस हमारा ये है कि हम जैसे इस चैप्टर को हमने ब्रेक डाउन किया है, फिर जिस तरीके से अपन छोटे छोटे पीसेस में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शन में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस भी हम उसी अकॉर्डिंग कवर करते रहें, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा डिमांड जो है उसको पूरी तरीके से अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चन मैनर, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे अपन शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि 1 या 2 लाइन में आपको इसका आंसर करना है। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है, इट इज डिफाइन डिमांड, ठीक है। सो डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड। देखो, एक कोई कमोडिटी है ना, एक कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, ठीक है। तो क्या आपकी परचेजिंग पावर इतनी है कि आप उस कमोडिटी को खरीद सको, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी डिजायर इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर इंपॉर्टेंट होती है, और जो थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है जो अपन ने पढ़ी थी दैट वाज विलिंगनेस, है ना। सो कोई भी कमोडिटी एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर आप खरीद पा रहे हो, आप यू आर विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी एंड यू हैव दैट परचेजिंग पावर, और आप डिजायर भी कर रहे हो उस चीज को खरीदने की, तो यहाँ पे आप उस कमोडिटी के लिए क्या क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, ठीक है। सो अगर अपन इसको वर्बली समझे तो ये हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है और यही हमारी डिमांड की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात हम करें, सो डिमांड रेफर्स टू दी डिजायर टू हैव अ कमोडिटी, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको 3 वर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आएगा आपका डिजायर, दूसरे नंबर पे आएगा विलिंगनेस, ठीक है, कि आपकी इच्छा है, ऑलराइट, एंड एबिलिटी टू परचेज। एबिलिटी टू परचेज का मतलब क्या है कि आपकी परचेजिंग पावर, ओके, ये आपकी थर्ड चीज है, परचेजिंग पावर। अब जब अपन ने डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो अपन ने 3 पॉइंट्स के अंदर इन तीनों को समझा था, और तीनों को अलग से इसलिए लिखा था कि भाई अगर आप डिमांड की डेफिनेशन लिखते हो तो आपको मतलब पॉइंट करते हुए इन तीनों चीजों को उस डेफिनेशन के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको उस कमोडिटी के लिए डिजायर होनी चाहिए, फिर आप उस मतलब आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए उस कमोडिटी के लिए, और थर्ड चीज होती है कि आपके पास में वो परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, यानी आपके पास में वो क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। दैट कमोडिटी एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, अब जैसे सपोज करें ये अपन को खरीदना है, मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है। सो अब इसकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी प्राइस है, सपोज 10 रुपीज है, तो मेरे 3 चीज यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। डिजायर कि मैं इसको खरीदूं, दूसरी चीज ये है कि मेरे पास में 10 रुपए होने चाहिए, यानी कि मेरे पास में परचेजिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि मैं इसको खरीद सकूं, ठीक है। थर्ड चीज विलिंगनेस, अब यहाँ पे मेरी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं इस पेन को खरीदूं, ठीक है। मार्केट में तो नहीं जाने कितने तरीके के पेन हैं, लेकिन मैं इसी पेन को क्यों खरीदूं, तो वो एक इच्छा होनी चाहिए, है ना, एक विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस, कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। सो ये तीनों चीजें मिलकर के आपके पास में क्या बनता है, आपके पास में यहाँ पे डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास में यहाँ पे क्लियरली बनता है। क्लियर, बढ़े आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज आपसे पूछी जाती है जिसके अंदर सिर्फ डिमांड के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है ना। सो क्वांटिटी डिमांडेड की जब भी अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अपन स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीद रहे हो, है ना, टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे 10 रुपए का ये पेन है, अब 10 रुपए के पेन के लिए मैं कितना यहाँ पे जो रुपीस है वो खर्च करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हूँ,
ठीक है। सपोज करो मैं इसकी 2 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो इसकी प्राइस फिक्स है विच इज ₹10। यहाँ पे मैं 2 क्वांटिटी खरीदूंगी यानी कि मैं ₹20 उनको पे कर दूंगी, ठीक है। सो जो मेरे पास में यहाँ पे 2 यूनिट्स आई हैं इस पेन की, 2 क्वांटिटी आई है, तो ये क्या हो गई है, ये हो जाती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस ₹10। इसी तरीके से अपन बोलते हैं, है ना, कि प्राइस ₹10 पे आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। डिमांड क्या होता है, उसके अंदर आपको 3 चीजें आपके लिए स्पेसिफाइड हैं। क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, ठीक है। बस इतना सा आपको समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है दैट इज डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसका, एक अलग अलग प्राइसेस का, और उन प्राइसेस पे आप कितनी कमोडिटी यानी कि कितनी यूनिट्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, और उसी को अपन डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अब जैसे यहाँ पे अपन शेड्यूल कैसे बनाते हैं, एक तरफ अपन लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स ले लो या कोई भी गुड ले लो, वाई जेड, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि जब एक्स की प्राइस होगी ₹2 तो हम इसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करेंगे, सपोज 5। फिर जब एक्स की प्राइस जो है वो बढ़ के हो गई ₹4, तो यहाँ पे अब हम कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, 2, है ना। फिर एक्स की प्राइस और बढ़ गई यानी कि ₹5 हो गई, तो यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, सपोज करें 1, ठीक है। सो अब ये क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहा है आपकी कमोडिटी की प्राइस और आपकी कमोडिटी की क्वांटिटी, कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करोगे, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को जब आप प्रेजेंट करते हो एक टेबल के फॉर्म में, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक बार और पूछा जाता है, एक चीज आपसे पूछी जाती है दैट इज कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, तो देखो जब अपन इस स्केड्यूल को जब अपन कर्व के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये हमारे पास में स्केड्यूल गिवन है, अब अपन को क्या करना है, एक कर्व के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये तो छोटी रहेगी जगह, ठीक है, इधर ले लेते हैं। सो कर्व के थ्रू अपन को यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। वाई एक्सिस पे एक देखो 2 एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस ये होता है ये वाला, और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। सो जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं प्राइस और हम यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है। सो जो प्राइस थी आपकी ₹2, फिर 4, देन 5, 2, 4 एंड 5। सो ₹2 थी जब आपकी प्राइस, तो आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे थे, सपोज करो ये आपकी, तो ये आपका 5 है, 4, 3, 2 एंड 1, ओके। सो जब आपकी ₹2 थी प्राइस, तो आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर रहे थे, इतनी। जब प्राइस हुई आपकी 4, तो आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर रहे थे, इतनी। जब आपकी प्राइस हुई 5, तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, इतनी, ठीक है। सो इस टेबल को जब अपन ग्राफ में यानी कि जब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, जब इस रिलेशनशिप को, भाई ये जो रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, इसको जब अपन टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। और इस रिलेशनशिप को जो अपन ग्राफ के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि डिमांड कर्व के अंदर हम प्राइस और क्वांटिटी तो लेते ही हैं, और साथ ही में इस शेड्यूल और इस कर्व के अंदर हमें एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने को मिलती है वो ये है कि हमारी जो प्राइस होती है और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट रही थी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और इसी का ऑपोजिट कि जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, ठीक है। कर्व की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इस डिमांड शेड्यूल को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर क्या दिखता है आपको, इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट इजीली समझ पा रहे होगे ना, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओके, सो हमने यहाँ पे क्या कोशिश करी है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, इनके कॉन्सेप्ट हम पहले समझें। अगर इनके कॉन्सेप्ट हम पहले अच्छे से समझ पाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो हम इजीली यहाँ पे पोर्ट्रे कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाएंगे तो उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे डेफिनेशन है उसको हम शायद हो सकता है कि इतने अच्छे से मतलब पोर्ट्रे ना कर पाए, है ना। अब जैसे अगर अपन डिमांड की डेफिनेशन नहीं समझ पाते, कि डिमांड, डेफिनेशन से मेरा मतलब है डिमांड का अगर कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते कि डिमांड होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन में हम कुछ ना कुछ चीज़ तो 110% छोड़ेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इन तीनों चीज़ों के अलावा जो कि अपन डिमांड के अंदर पड़ी है, विलिंगनेस, डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे, यानी कि परचेजिंग पावर, इन तीनों चीज़ों के अलावा क्या है, कमोडिटी की प्राइस होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ पीरियड होता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट समझा है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उसको आपको मतलब रिटन फॉर्म में लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना इतना टफ नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे स्केड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन ने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 2 डिटर्मिनेंट्स हमें बताने हैं कंज्यूमर्स के डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट्स के अंदर जब अपन ने पढ़ा था तो डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, इसके ऊपर पहले अपन बात करते हैं। देखो, जो भी कमोडिटी होती है ना, उसके एक तो प्राइस होती है, उसकी खुद की जो प्राइस होती है ना, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना। जैसे ये पेन है, अब इस पेन की खुद की कितनी प्राइस है, 10 रुपीज, तो एक चीज तो ये हो गई ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जब अपन इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं ना, तो ये कुछ 5-7 डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे इसकी जो डिमांड है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला डिटर्मिनेंट होता है वो होती है कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम है ना, मेरी इनकम है, मेरी इनकम सपोज करो बढ़ गई, पहले मेरी इनकम थी 50,000, अब हो सकता है मेरी इनकम होगी 70,000, ठीक है। सो बढ़ती हुई इनकम के साथ में मैं क्या करूंगी, मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी, काफी चीजों में कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी, और जैसे ही मैं कंजम्पशन बढ़ाती हूँ वैसे ही उन कमोडिटीज की डिमांड अपने आप बदलती है ना, अपने आप उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरी सैलरी ज़्यादा हो गई तो मैं अब पेन ज़्यादा यूज़ करूँगी, ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि इसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कुछ गुड्स ऐसे जो कि नॉर्मल गुड्स होते हैं, उन नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। अगर कंज्यूमर्स इनकम जो है वो कम हो जाती है तो क्या होगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं इसको कम यूज़ करूँगी, इस पेन को मैं कम यूज करूंगी, जैसे ही मैं कम यूज करने लग जाऊंगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो नीचे गिर जाएगी, करेक्ट। सो होता क्या है, ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट है, यानी कि मेरी इनकम से इसकी डिमांड पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड के, ये वही डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है, या तो बढ़ती है या फिर कम होती है, ठीक है। सो पहला डिटर्मिनेंट ये हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे रिलेटेड गुड्स के बारे में अपन ने बात करी थी, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो रिलेटेड गुड्स की जब अपन बात करते हैं ना, तो 3 तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स, 3 तरीके के गुड्स हो गए। अब एक एक करके इनको अपन समझते हैं। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसा कि अपन डे 1 से बात करते आए हैं, जब से अपन ये चैप्टर स्टार्ट किया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी मतलब एक गुड की जगह पे अपन दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो कह सकते हैं, इनकी जो प्रेजेंस होती है वो समवट सिमिलर होती है। प्रेजेंस से मेरा मतलब है इनका जो नेचर होता है, जैसे टी एंड कॉफी है ना, चाय और कॉफी। तो जैसे जो व्यक्ति अगर चाय पीता है और चाय की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती हैं तो वो क्या करेगा, वो चाय पीना कम कर देगा और वो कॉफी पे स्विच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाय की तो डिमांड कम हो गई जैसे उसकी प्राइस बढ़ गई, और कॉफी की डिमांड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है। और कॉफी की प्राइसेस यहाँ पे अभी तक कांस्टेंट थी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिन्हें अपन एक दूसरे की जगह पे यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे।
सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेन एंड इंक। ठीक है, अगर पेन की जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पेन खरीदेंगे। अब खाली पेन यूज करने का तो कोई सेंस नहीं है, तो क्योंकि पेन की प्राइस कम हो गई, लोग ज्यादा पेन यूज कर रहे हैं। अब पेन किसके साथ में यूज किया जाता है, इंक के साथ में। सो यहाँ पे पेन की प्राइस कम होने से लोग पेन की डिमांड बढ़ा रहे हैं, यानी कि इन अ वे यहाँ पे इंक की भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, सो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि साथ में यूज लिए जाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, ओके, कार एंड पेट्रोल या फिर स्कूटर एंड पेट्रोल, जो भी आपको लेना है, पेयर ऑफ सॉक्स, शूज, ओके। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो क्या है, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपन शुरू से पढ़ते आए हैं और ये आगे भी पढ़ते रहेंगे कि भाई ठीक है, टी एंड कॉफ़ी या फिर पेप्सी और कोक। ठीक है, सो ये सारे क्या है, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, अपन इनको हमेशा पढ़ते हैं। इनके अलावा जो आपको लगता है कि यार ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं या फिर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर, तो ये तो हो जाते हैं आपके दो गुड्स। अब थर्ड जो आपका गुड होता है दैट इज अनरिलेटेड गुड। अब आप एक चीज यहाँ पे सोचिए कि दो ऐसे गुड्स हैं, जैसे सपोज करें एक बाइसिकल है और दूसरा एक ब्रेड का पैकेट है, तो क्या आपस में इन दोनों का कहीं कोई लिंक है? एक साइकिल का और एक ब्रेड के पैकेट का क्या कोई लिंक है? क्या एक की डिमांड या एक की प्राइस कम होने से क्या दूसरे की डिमांड या प्राइस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो अनरिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका आपस में कहीं कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, सो अब आपको ध्यान रखना है, जब भी अपन रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो अपन तीन गुड्स को यहाँ पे एम्फेसाइज करेंगे, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनरिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे देखो, अनरिलेटेड गुड्स जो है इसको इतना अपन मतलब इतना इसको पढ़ने में नहीं अपन यूज लेते हैं और ये काफी जगह यूज नहीं आता है। ठीक है, हाँ, अपन को फॉर नॉलेज अपन को पता होना चाहिए कि हाँ थर्ड जो गुड है वो ये होता है। बाकी ये दोनों गुड्स जो हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपकी थ्रू आउट काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अब आते हैं अपन वापस यहाँ पे। सो जब अपन एज अ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं इन रिलेटेड गुड्स को, तो क्या होता है, जैसे इन रिलेटेड गुड्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर, अगर एक एक करके अपन समझते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड को अपन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे प्राइस किसकी, टी की, हमने क्या एज्यूम किया था कि टी की प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, चाय पीना कम कर देंगे और कॉफी पीना ज्यादा चालू कर देंगे, तो कॉफी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही रिलेटेड गुड यानी कि जैसे ही सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। हो गया ना डिटर्मिनेंट यहाँ पे ये। अगर इसी को अपन वाइस वर्सा कर लें कि जैसे मान लो कि जो टी है उसकी प्राइस बहुत कम हो चुकी है, तो कॉफी पीने वाले लोग भी किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो जैसे ही इसकी प्राइस कम हुई, टी की डिमांड बढ़ गई और कॉफी की डिमांड कम हो गई, है ना, कॉफी की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेटेड गुड्स की जो प्राइसेस है वो किस तरीके से उसकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। रिलेटेड गुड से अभी तक मेरा मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड का। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी आप समझ चुके हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, जैसे है ना, पेट्रोल की कीमतें जब भी कम होती हैं तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, नई नई स्कूटर्स लेंगे, कार लेंगे, है ना, क्योंकि अब क्या हो गया कि भाई पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे गाड़ियां लेना। तो पेट्रोल की कीमत कम होते ही जो कार्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सो वापस वही चीज हो गई, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में फ्लक्चुएशंस की वजह से डिमांड एकदम से चेंज हो गई है ना। तो इसलिए डिमांड के ऊपर इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से अपन इसको एज अ डिटर्मिनेंट यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर, सो दो चीजें आपकी ये हो गई। सो थर्ड अपना यहाँ पे होता है एक्सपेक्टेशन। ओके, अब एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे काफी बार क्या होता है, अपन को एकदम से ये मतलब सुनने में आता है कि भाई आज से 2 दिन बाद में पेट्रोल की कीमत जो है वो 20 रुपए बढ़ने वाली है। ठीक है, 20 सीधे धरती 20 रुपीज महंगा होने वाला है पेट्रोल। तो लोग क्या करेंगे आज कि भाई अपने पास में 2 दिन का समय, आज और कल का, जितना हो सके जितनी घर में गाड़ियां हैं सब में तेल भरवा लो, क्योंकि अब परसों से पेट्रोल 10 या 20 रुपए महंगा होने वाला है। तो एकदम से क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन हुई। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई 1 दिन 2 दिन बाद में पेट्रोल की जो रेट्स है वो बढ़ने वाली हैं,
तो हम आज ही यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, यानी कि आज क्या हो रहा है, आज पेट्रोल की डिमांड यहाँ पे हाई हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये भी एक डिटर्मिनेंट है जिससे कि डिमांड फ्लक्चुएट होती है। यहाँ पे फिर फोर्थ आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, सो देखो क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं फैशन को, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर फैशन भी आता है, तो फैशन को अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करें तो देखो क्या होता है काफी बार कि जैसे ट्रेंड में आप अभी जो ट्रेंड है, देखो क्या होता है काफी बार जैसे जो चीज ट्रेंड में होती है ना, अपन उसको ज्यादा खरीदते हैं, जो चीज आउटडेटेड होती है उसको हम नहीं खरीदते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे फैशन के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड किसी भी चीज का बनता है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। ये अपन ने काफी बार ऑब्जर्व किया है, राइट। सो इस तरीके से क्या है, हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का डिटर्मिनेंट बन के आता है फॉर डिमांड, है ना। अब हमारी प्रेफरेंस हो सकता है कि जैसे सर्दियों में हम गर्म चीज ज्यादा पीते हैं, तो हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, चाय गरम कॉफी। अब सर्दियों में हम ठंडी ठंडी कोक तो पियेंगे नहीं, या ठंडा ठंडा जूस तो पियेंगे नहीं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको हम दे रहे हैं, चाय को या कॉफी को, गरम चाय या कॉफी को, ठीक है। सो क्लाइमेट की वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, आपकी डिमांड इफेक्ट करती है। एंड वाइस वर्सा कैसे कि गर्मियों में हम ठंडी चीज प्रेफर करेंगे इन स्पाइट ऑफ हॉट थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिमांड अब क्लाइमेट की वजह से एक बार फिर चेंज होती दिख रही है, ठीक है। सो फैशन हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, फिर ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर आती हैं, और कहीं ना कहीं इससे आपकी डिमांड जो है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और जो आता है, तो यहाँ पे फिफ्थ जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो होता है मल्टीपल या डिफरेंट यूज, ठीक है। अपन यहाँ पे मल्टीपल लिख देते हैं, मल्टीपल यूजेस। अब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलग अलग मतलब डिफरेंट अपन कह सकते हैं यूजेस में यूज लिए जाते हैं। जैसे कि अब जैसे मिल्क है, तो हमें पता है कि मिल्क से कितनी चीजें यहाँ पे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कर्ड अपन बना सकते हैं, अपन चीज बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, ओके। सो ये सारी चीजें अपन को पता है कि अपन मिल्क से प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मिल्क की भी डिमांड बढ़ेगी, ओके। सो जब भी कर्ड की जरूरत ज्यादा होगी तो मिल्क की यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ पे करती है, ठीक है। डिमांड जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को फ्लक्चुएट होने में यहाँ पे ये भी एक तरीके से डिटरमिनेंट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको मिला करके आपके कितने डिटरमिनेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, 6 डिटरमिनेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 2 पूछे हैं, तो 2 आप कोई से भी लिख लो, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर इनमें से कोई सा भी, ठीक है। सो आई होप ये सारे के सारे डिटरमिनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लाइक। अब अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने डिमांड कर्व बनाया था तो उसका स्लोप कैसा था, जैसे सपोज ये हमारा डिमांड कर्व है, तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से था, है ना। जैसे प्राइस घटी, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ी, प्राइस और घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड और आपकी बढ़ी। तो आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो कैसा है, इट इज डाउनवर्ड, है ना, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अक्सर आपसे ये चीज पूछी जाती है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सो इसका सिर्फ एक जो पॉइंट में अगर अपन आंसर देना चाहें तो वो ये है कि क्योंकि हमारे डिमांड के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के अंदर हमारी प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर जब प्राइस बढ़ती है इस पेन की, अगर प्राइस सपोज करो 10 रुपीज से 50 रुपीज हो गई, तो मैं अब इसकी डिमांड कम कर दूंगी, है ना। तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और यही रिलेशनशिप किस नाम से जाना जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप के नाम से ये जिसको हम जानते हैं। सो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट। ये क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर,
ओके, सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर गिफन गुड्स? सो यहाँ पे अब जो गिफन गुड्स होते हैं उनका किस तरीके का स्लोप होता है ये अपन को यहाँ पे देखना है। तो देखो, गुड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, गुड्स अपन ने 3-4 तरीके के गुड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप क्या होता है, और नॉर्मल गुड्स जो होते हैं इनका रिलेशनशिप बेसिकली अपन जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम के साथ में पढ़ते हैं, है ना। इनकम के साथ में पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि अपन अपने रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें अपन इन गुड्स को यूज लेते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, अपने जो भी ग्रोसरी आइटम्स हो गए, ठीक है। सो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इनकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी कि हमारी इनकम जब कम होती है तो इनकी डिमांड हम यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है। सो एक गुड तो ये हो गया। फिर आता है हमारे दूसरे नंबर का गुड, विच इज इंफीरियर गुड। ओके, इंफीरियर गुड का जो रिलेशनशिप होता है वो भी आपकी इनकम के साथ में होता है। कैसे? देखो, जैसे आपकी इनकम है एक तरफ और एक तरफ डिमांड है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोर्स ग्रेन। अब कोर्स ग्रेन क्या होता है? ये वो अनाज होते हैं जो कि सबसे लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। जो भी अनाज होते हैं वो 3-4 क्वालिटीज के होते हैं। एक होता है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसको अपन प्रीमियम भी कह सकते हैं, एक एवरेज होता है और एक सबसे चीप होता है, ठीक है। तो जो सबसे चीप वाला होता है उसको हम अपन कोर्स ग्रेन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है ना, पहले हो सकता है वो 20-30 रुपए कमा रहा हो, अब एकदम से वो 100 रुपए कमा रहा है, तो जब वो 20-30 रुपए कमा रहा था तब वो कोर्स ग्रेन कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अब जब उसकी इनकम 100 रुपए हो गई तो हो सकता है कि वो सबसे चीप से थोड़ा सा एवरेज जो ग्रेन्स होते हैं उस पर स्विच कर जाए। तो यहाँ पे जैसे ही इनकम बढ़ी तो क्या हुआ कि इसकी इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो गई, और जैसे ही इनकम यहाँ पे कंज्यूमर की कम हो गई, भाई पहले इनकम थी 100 रुपए, अब उसकी इनकम हो गई 20 या 30 रुपीज, ठीक है। सो जैसे ही उसकी इनकम कम हो गई तो वो क्या करेगा कि अब वो अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसे कहाँ आना पड़ेगा? कोर्स ग्रेन पे आना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनकम कम होने से क्या हुआ है कि जो डिमांड है वो भी उस प्रोडक्ट की कम हो गई है, यानी कि जो कोर्स ग्रेन है, जो इंफीरियर गुड्स है, उसकी डिमांड यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे 2 गुड्स हो गए। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप का गुड, विच इज गिफन गुड। गिफन गुड। अब देखो, गिफन गुड क्या होता है, ये एक तरीके का इंफीरियर गुड ही है, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये एक तरीके का इंफीरियर गुड ही है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो हम रिलेशनशिप देखते हैं वो हम देखते हैं प्राइस में और डिमांड में, ठीक है। इसका रिलेशनशिप क्या है कि जैसे अगर इन गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसकी डिमांड बढ़ती है, अगर इनकी प्राइसेस कम होती है तो इसकी डिमांड कम होती है। यानी कि जो गिफन गुड्स है इसके अंदर जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो किस तरीके का बनता है, वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस बढ़ती है, मतलब इसकी प्राइस पहले मान लो ये है और क्वांटिटी ये है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी इसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके गिफन गुड्स। अब काफी बार अक्सर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि गिफन गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं इंफीरियर गुड्स ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं वो प्राइस में और डिमांड के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। सो गिफन गुड्स बेसिकली कौन से होते हैं ये अपन समझ चुके हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन समझें तो जैसे जो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मली जो आपके इंफीरियर गुड्स के अंदर भी काउंट होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये वो गुड्स हैं, जैसे सपोज करो कि पोटैटोज हैं, ठीक है। सो पोटैटोज में क्या है, जैसे एक नॉर्मली एक कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि उसको जो भी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में उसके लिए यूजफुल है वो पोटैटोज से ही अपनी बॉडी में फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब उसके पास में इतनी पैसे नहीं है कि वो कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज कर सके या कंज्यूम कर सके, तो वो पोटैटो से ही अपना जो अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है उसे वो फुलफिल कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे पोटैटोज की प्राइस बढ़ गई तो उसने सोचा कि यार पोटैटोज की प्राइस बढ़ गई लेकिन मेरी इनकम तो इतनी ही है, तो वो क्या करेगा कि इसकी डिमांड भी बढ़ा देगा। मतलब कोई और गुड को कंज्यूम करने से बेहतर है उसको लगेगा कि यार मैं इसी पे खर्चा कर दूं, अगर किसी दूसरे गुड पे मैं मतलब खर्चा करूंगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो मैं इसी की डिमांड बढ़ा देता हूँ।
अब फिर दूसरा केस क्या होता है, जैसे मान लो कि पोटैटोज की जो प्राइस है वो कम हो गई, सो यहाँ पे जैसे ही इसकी प्राइस कम हुई है तो वैसे ही वो क्या सोचेगा कि मैं किसी दूसरे गुड पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ जिससे मुझे ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो वो किसी फ्रूट पे या किसी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्राइस, पोटैटोज की प्राइस कम होने से इसकी डिमांड को भी वो कम कर देगा, क्योंकि अब उसके हाथ में ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी बच रहा है और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गिवन गुड के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो प्राइस और डिमांड के बीच में होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिमांड कर्व गिवन गुड का कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशनशिप ये शो कर रहा है किसके बीच में, प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स के बीच में। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नॉर्मल गुड्स। तो अभी अपन ने इससे पहले और उससे पहले अपन ने नॉर्मल गुड्स के बारे में बात। सो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के अंदर अपन रिलेशनशिप किसका देखते हैं, इनकम का और क्वांटिटी डिमांडेड का। इनकम अगर बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम अगर कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, इम्प्लाइंग दैट इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव। और उसके अंदर भी कैसा रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड। सो इंफीरियर गुड के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। इसके अंदर भी रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, उसकी कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में होता है, और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? सो यहाँ पे अपन ने तीनों गुड्स के बारे में बात कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन गिवन गुड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बारे में अपन पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, ठीक है, सेम इसका वही आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्स्टिट्यूट्स। अब सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी अपन ने बात कर ली थी, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। सो ये वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि एक दूसरे की जगह पे जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, so substitute goods are those goods which can be substituted for each other. Example, tea and coffee. Okay, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में यूज किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो कि एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इंक एंड पेन। ठीक है, अगर इंक नहीं होगी या फिर इंक, आप मान लो कि इंक की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगी, तो फिर लोग खाली पेन का तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अगर इंक की प्राइसेस हाई होगी, सो जो पेन की डिमांड है वो यहाँ पे लो होगी। सो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट डज द मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व शो। अब देखो अपन ने क्या देखा है कि जैसे ये हमारा डिमांड कर्व होता है, सपोज करें ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब जब हमारी प्राइस इतनी ज्यादा हाई थी तो हमारा क्वांटिटी ये थी, जब हमारी प्राइस कम हुई तो हमारी क्वांटिटी ये हुई, जब हमारी प्राइस और कम हुई तो हमारी क्वांटिटी ये हुई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक ही डिमांड कर्व के अंदर, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, हम एक ही डिमांड कर्व के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है कि एक ही डिमांड कर्व के अंदर हम प्राइसेस को कम करते जा रहे हैं, क्वांटिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं, या फिर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है और क्वांटिटी यहाँ पे कम होती जा रही है। हम एक ही डिमांड कर्व के अंदर यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे ये चीज शो कर रहा है, किसका, डिमांड का। ठीक है, सो सपोज करो कि पहले हमारी प्राइस ये थी, फिर और इस पे हम क्वांटिटी ये खरीद रहे थे, फिर प्राइस कम हो गई तो हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदने लगे, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है, अब अपन दूसरा यहाँ पे जो अज्यूम करते हैं कि सपोज करना हमारी प्राइस थी ये P2, इस पे हम Q2 क्वांटिटी खरीद रहे थे।
अब यहाँ पे प्राइस बढ़ गई तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गई, Q1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब एक ही डिमांड कर्व में इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं तो उसको अपन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व शोज। अब यहाँ पे जब अपन शिफ्टिंग की बात करते हैं, देखो अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक अपन ने मूवमेंट वाला पढ़ा था, ठीक है, और एक अपन ने पढ़ा था शिफ्टिंग वाला, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मतलब एक माइनर सा डिफरेंस बता देती हूँ, छोटी सी बात बता देती हूँ। देखो मूवमेंट का जब अपन बात करते हैं ना तो इसके अंदर अपन सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। जो भी कमोडिटी हम यहाँ पे अज्यूम करें उसकी खुद की प्राइस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जब अपन शिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं इसको छोड़ के, ठीक है, ऑल डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि शिफ्टिंग के अंदर ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहता है या फिक्स रहता है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ करके जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, राइट। अब बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अपन ने अभी पढ़े थे जो क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर्स की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशंस, फिर उसके बाद में टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, डिफरेंट यूजेस या फिर मल्टीपल यूजेस। सो यही यहाँ पे एक मेजर या आप माइनर भी कह सकते हो, मेजर भी कह सकते हो। माइनर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर हम यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यही डिफरेंस अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस की वजह से आपका मूवमेंट और शिफ्टिंग ये बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। तो देखो अभी अपन ने मूवमेंट वाला जो वो देखा था, एग्जाम्पल देखा था, उसके अंदर अपन क्या देख रहे थे कि प्राइस के फ्लक्चुएट होने से, है ना, प्राइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएट होने से हमारी क्वांटिटीज यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही थी, ठीक है। जब अपन शिफ्टिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा डिमांड कर्व होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो हमारी जैसे ही इनकम बढ़ जाती है तो हम जो हमारी डिमांड है नॉर्मल गुड्स के अंदर उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनकम के बढ़ते ही हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, या फिर हमारी इनकम पहले ये थी, अब हमारी इनकम कम हो गई, तो हमारी इनकम को कम होते ही हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे अपन इनकम अज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी जो भी आपके डिटर्मिनेंट्स है वो कोई सा भी आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशंस या फिर जो भी है, ठीक है। सो जब अपन अदर डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अपन डिमांड कर्व को सीधे के सीधे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ईदर राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स, या फिर अपन इसको ईदर बैकवर्ड्स और इनवर्ड्स, ठीक है। और जब मूवमेंट की बात करते हैं तो अपन एक ही जो हमारा डिमांड कर्व है उसी के अंदर अपन मूवमेंट कर लेते हैं, क्लियर। So what does shifting of a demand curve means? So shifting of a demand curve shows increase or decrease in demand, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा था, contraction and expansion, यहाँ पे क्या आपको दिखा रहा है, increase and decrease in demand, ठीक है। जैसे कि इधर जा रहे हैं अपन तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, नीचे आ रहे हैं अपन तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है। सो इट शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड दैट शोड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब वही चीज होगी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हो, तो ये आपका डिमांड कर्व रहा, है ना। आप क्या कर रहे थे पहले कि इस प्राइस पे ये क्वांटिटी आप परचेज कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी प्राइस एकदम से इतनी नीचे हो गई और ये क्वांटिटी अब आप परचेज करने लग गए हो, ठीक है। सो अब आप क्या कर रहे हो, प्राइस के कम होते ही ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो, और इसी को अपन एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्लियर। So when a quantity demanded of commodity increases due to decrease in the own price of the commodity,
ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे अदर फैक्टर्स कौन से हो गए, सारे के सारे डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पे जितने और दूसरे डिटरमिनेंट्स है वो सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन को अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के नाम से इसको अपन जानते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर क्या हम देखते हैं कि अपनी प्राइस जैसे मान लो ये थी, अब एकदम से प्राइस अपनी बढ़ गई, ये हो गई। तो जैसे ही अपनी प्राइस बढ़ी तो यहाँ पे हम कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से हम कम क्वांटिटी यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये हमारी पहले क्वांटिटी थी, अब अपन इस तरफ आ गए हैं और इसको अपन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे ये एक्सपेंड हो रहा है, इस पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, श्रिंक हो रहा है। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, other factors remaining constant, it is the situation of contraction of demand. Clear? So ये अपना कॉन्सेप्ट था। अब अपन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। सो देखो इंक्रीज इन डिमांड, ये आपका डिमांड कर्व है डी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके प्राइस शो करता है, ये क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है किसी भी कमोडिटी की, वो उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है, किस वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अनदर फैक्टर्स, ठीक है। अनदर फैक्टर्स यानी कि जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से आपके क्वांटिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ओन प्राइस है कमोडिटी की वो कांस्टेंट रहती है, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। और आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अपन इंक्रीज की बात करते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरफ बढ़ता है ऐसे, और यहाँ पे ये डी बना जाता है, ठीक है। जो हमारे मान लो कि दूसरे हमारे कोई जो भी डिटर्मिनेंट है उसके अंदर जब हम चेंज करते हैं, हमारी क्वांटिटी बदलती है, क्वांटिटी बढ़ती है, तो हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और एंड दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड के पॉइंट पे क्या होगा, ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, आपकी इनकम कम हो गई तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगी, और आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड यानी कि बैकवर्ड उसके अंदर शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। वही चीज आगे डिक्रीज इन डिमांड। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो डिक्रीज हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अनदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे अपन है ना यहाँ पे एक चीज अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये मान लो कि प्राइस है 10 रुपीज। सो पहले अपन इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10 रुपए में, हमारी इनकम बढ़ गई, तो पहले हमारी इनकम थी सपोज करो 50 रुपीज। जब हमारी इनकम थी तो हम क्यू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब हमारी इनकम हो गई यहाँ पे 70, तो अब अपन बढ़ा देंगे अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, तो यहाँ पे अपन इसको Q2 से शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आपकी कांस्टेंट है, इससे अपन इसको शो करते हैं, ये Q2, ठीक है। एक और, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब जो थर्ड केस अपन ने अभी देखा था उसमें अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि इनकम हमारी कम हो गई 30, ठीक है। इसको अपन शो करते हैं Q3 से। प्राइस आपकी वही सेम है, इनकम कम हो गई तो हमारा डिमांड कर्व इस तरह नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज शो करते हो। आपकी जो प्राइस है यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये कांस्टेंट रहती है, इसको अपन यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं। अपन सिर्फ चेंज किस में कर रहे हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट्स में अपन कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे अपन इनकम लेके चल रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
तो ये इंक्रीज भी अपन ने देख लिया है, डिक्रीज भी अपन ने देख लिया है। ओके, अब अपन यहाँ पे देखते हैं इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड एक्स की वो डिक्रीज हो गई है एज अ हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो एक्स की है वो डिक्रीज हो गई है। अब ये किस टाइप का गुड है, तो अभी अपन ने बात की थी, है ना, क्या बात करी थी। अब यहाँ पे देखना रिलेशनशिप किसका है, एक है इस तरफ इनकम एंड दूसरी तरफ है ये क्वांटिटी डिमांडेड। ये बोल रहा है कि हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई तो इसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो ये कौन से गुड हैं, ये हो जाते हैं आपके इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जिसके अंदर आपकी इनकम और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपस में इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, अगर यहाँ पे आपकी इनकम कम हो रही होती तो क्वांटिटी इसकी इंफीरियर गुड्स की आप बढ़ा दिए होते। ओके, सो ये होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इफ द डिमांड फॉर गुड वाई इंक्रीजेस। अब यहाँ पे डिमांड वाई की इंक्रीज कर दी है अपन ने, ठीक है, एज प्राइस ऑफ अनदर गुड एक्स राइजेस। ठीक है, डिमांड ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, यहाँ पे शो कर देते हैं। तो एक्स कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे बढ़ चुके हैं, इसको अपन टी ले लेते हैं यहाँ पे। सो टी की प्राइसेस बढ़ गई तो यहाँ पे अब जो लोग हैं वो कम टी कंज्यूम करेंगे तो कॉफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे कॉफी जो है उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, हाउ आर द टू रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, अपन ने ये चीज भी देखी है, अगर एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है तो ये कौन से किस टाइप के गुड हैं, ये हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, सो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि द टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर डिमांड का क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस। ठीक है, सो वही चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी अपन ने समझा है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर एक जैसे दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, अगर एक गुड की प्राइस अगर बढ़ रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होने के नाते यहाँ पे दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इंक की सपोज प्राइस यहाँ पे बढ़ गई, सो यहाँ पे इंक को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, पेन करता है। ठीक है, सो जब इंक की प्राइसेस बढ़ गई तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, when the price of commodity rises demand curve will shift to left। अब यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो इसका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में इसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज इफ द डिमांड फॉर सीएनजी इंक्रीजेस। जो हमारी सीएनजी गैस होती है इसकी डिमांड यहाँ पे हमने बढ़ा दी है एज प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जो पेट्रोल है उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ी है जिसके चलते सीएनजी की डिमांड हमने बढ़ा दी है। अब ये दोनों गुड्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, किस तरीके से रिलेटेड है, देखो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है तो वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया। ये आपस में कौन से गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। पेट्रोल महंगा होने लग गया है, ठीक है, पेट्रोल अब हमारे पास में कम हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, सीएनजी गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं। अपनी गाड़ियों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सीएनजी पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो ये आपस में किस तरीके के गुड्स हो गए, ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। क्लियर, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे अपन कुछ रीजन बेस्ड या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, रीजन बेस्ड है इसलिए अपन को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये अपना ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद में अपन को इसका रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर फॉल्स है तो क्यों है। ऑलराइट, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैन एग्जिट इंडिपेंडेंट ऑन इट्स प्राइस। जो भी कमोडिटी होती है उसकी डिमांड, क्या उसकी प्राइस से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, क्या उसकी जो प्राइस है उससे उसकी डिमांड इंडिपेंडेंट होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस। किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो किससे हम तय करते हैं, उसकी प्राइस से हम तय करते हैं, है ना।
जैसे अगर ये प्राइस पे आप ये क्वांटिटी अगर आप डिमांड कर रहे हो, फिर प्राइस आपकी कम हो गई तो आप ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे, या फिर आपकी प्राइस बढ़ गई तो आप कम डिमांड करने लग जाओगे। सो हम ये चीज तो कह ही नहीं सकते कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उसका आपस में कोई इंटरडिपेंडेंस, मतलब आपस में कुछ डिपेंडेंस है ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज quantity demanded is a specific amount of commodity that a consumer is ready to buy against a specific price। तो ये बिल्कुल अभी तक जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, while demand is not। लेकिन जो डिमांड है आपका वो ऐसा नहीं होता है। सो जब अपन ने अपने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो उसके अंदर अपन ने डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड की बात करी थी, है ना। सो दिस इज ट्रू बिकॉज डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है, डिमांड जो होता है, मतलब सिर्फ अगर अपन यहाँ पे डिमांड की बात करें तो सिर्फ डिमांड के अंदर अपन अलग अलग वेरियस क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूमर अलग अलग जो भी क्वांटिटीज वो परचेज करने के लिए रेडी है, मतलब वो तो अपन डिमांड कहते हैं उसे तो। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक स्पेसिफिक प्राइस होती है और उस स्पेसिफिक प्राइस पे हम कितना अमाउंट खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं इन क्वांटिटी डिमांडेड। और सिर्फ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर वेरियस क्वांटिटीज को हम कंसिडर करते हैं। क्लियर? ओके। थर्ड इज फॉर अ फैमिली ऑफ 4 डिमांड शेड्यूल फॉर राइस शुड बी द सेम फॉर ईच मेंबर। 4 लोगों का परिवार है, अब इसके अंदर जो डिमांड है राइस की, क्या वो चारों की सेम होगी? नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इन चारों में से हो सकता है एक छोटा बच्चा हो, तो जो छोटा बच्चा है वो कम खाएगा तो वो कम डिमांड करेगा। हो सकता है इन चारों में से कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी खाने की, ठीक है, तो उनके लिए डिमांड अलग होगी। तो यहाँ पे चारों के लिए जो डिमांड है राइस की वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे दिस इज फॉल्स। ईच मेंबर्स डिमांड फॉर राइस इज डिपेंड्स ऑन हिज और हर प्रेफरेंस एंड टेस्ट फॉर राइस, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिमांड है चारों लोगों की वो अलग अलग होगी, और किस बेसिस पे होगी? उनकी प्रेफरेंस और उनके टेस्ट के बेसिस पे होगी, है ना। चारों में से हो सकता है किसी को बहुत पसंद हो तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, कोई ऐसा हो सकता है जिसे राइस बिल्कुल पसंद नहीं हो तो वो कम डिमांड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर अ कम्युनिटी रेफर्स टू एंटायर डिमांड शेड्यूल। देखो किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड होती है ना, उसको अपन पूरे डिमांड शेड्यूल में अपन बता सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी रेफर्स टू एंटायर डिमांड शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज। हम अलग अलग क्वांटिटीज उसके अंदर बताते हैं, डिमांड शेड्यूल में हम अलग अलग क्वांटिटीज बताते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, जो कि एक बायर खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है ना। क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट द बायर in the market are ready to buy at different possible prices at a point of time। okay, so यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड है उसका वो हम कहाँ पे दर्शाते हैं, पूरा का पूरा हम डिमांड स्केड्यूल में उसको बता सकते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द एंटायर डिमांड स्केड्यूल। ओके, इवन व्हेन पी वाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि प्राइस जो है वाई कम्युनिटी की वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे ये अपन ने काफी बार पढ़ लिया है, अगर प्राइस ओन प्राइस ऑफ कम्युनिटी अगर कांस्टेंट रहती है तब भी क्वांटिटीज यहाँ पे बदलती है, बिल्कुल बदलती है। किस वजह से? इसका रीजन क्या है? इसके बदलने के पीछे रीजन है अदर डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो दिस इज ट्रू। क्यू में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इवन व्हेन पी रिमेन्स कांस्टेंट। भले ही प्राइस कांस्टेंट क्यों ना रहे, लेकिन जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनके अंदर चेंज होने से जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, है ना, या फिर कह सकते हैं जो क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की, वो चेंज कर सकती है। ओके, नाउ इंडिविजुअल डिमांड इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाइल मार्केट डिमांड इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो आपका मार्केट डिमांड है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सो नहीं, ये ठीक है कि भाई हाँ इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन मार्केट डिमांड भी कहीं ना कहीं
माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों? सो दिस सबसे पहली चीज, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो बोथ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट बिकॉज अब यहाँ पे इंडिविजुअल तो समझ में आता है कि इंडिविजुअल डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, ये हमें अंडरस्टूड है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मार्केट डिमांड किस तरीके से माइक्रो का पार्ट है। तो वो किस तरीके से है? बिकॉज इट रेफर्स टू डिमांड फॉर वन कम्युनिटी। भाई एक कम्युनिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक कम्युनिटी का मार्केट, अब इस पेन का पूरा मार्केट, ठीक है, इस बोर्ड का पूरा मार्केट। सो यहाँ पे मार्केट भले ही पूरा है लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी क्या है? एक है। सिंगल कम्युनिटी को हम यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए इसको अपन माइक्रो के पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो द रीजन इज बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द वन कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल if less of commodity is demanded even when income of the buyer rises। देखो क्या होता है कि आपके जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, या फिर अगर आपकी प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सो वी कैन से कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसके अपन ने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे, और जो अपन ने अजम्पशंस पढ़े थे वो कौन कौन से थे? वो हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और थी, अपन ने पढ़ा था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन के अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर अपना ऐसा था कि कुछ तो ऐसे गुड्स थे, है ना, कुछ ऐसे गुड्स थे जिनकी प्राइसेस बढ़ने से उनकी डिमांड ज्यादा हो रही थी। ठीक है, कुछ ऐसे थे, मतलब मोस्टली तो ऐसे ही थे कि उनकी प्राइस से उनका डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप था। यहाँ पे अपन इनवर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन में इसका ऑपोजिट ही होगा, वो पॉजिटिव रिलेशन होगा, राइट। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल। ऐसे सिचुएशन में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है इफ लेस ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड, है ना, इवन व्हेन इनकम ऑफ द बायर राइजेस। अगर बायर की इनकम जो है वो बढ़ रही है, फिर भी यहाँ पे जो डिमांड है वो अपन कम यूज कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, तो दिस इज false। law of demand does not fail when less of commodity is demanded, क्योंकि ये तो अपन यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, while income of buyer rises। भाई इनवर्स रिलेशनशिप तो अपन यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो वही चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये जो लॉ है ये फेल कब हो जाता कि जब आपकी प्राइस बढ़ रही है कमोडिटी की, तब भी आप इसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, इस पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता। ठीक है, इस पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप को ही एम्फसाइज कर रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज अ कट इन डिमांड विद अ राइज इन इनकम। आपकी इनकम के बढ़ने से आप डिमांड को कम कर रहे हो, इज सिंपली अ केस ऑफ इंफीरियर गुड। ये अपन ने इंफीरियर गुड के अंदर पढ़ा है। ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी आप इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देते हो, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स पे स्विच कर जाते हो। ठीक है, इफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल राइजेस, अब यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की वो बढ़ रही है, देयर डिमांड कर्व फॉर बटर में नॉट ओबे द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे जैसे ही इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, जैसे सपोज करो आपकी इनकम है 50,000, ठीक है, अब इस 50,000 में आपने अपने टैक्सेस पे कर दिए, ठीक है, आपको और भी जहाँ पे भी आपका पैसा कटता है, ठीक है, पीएफ वीएफ में जो भी आपका, जहाँ पे भी आपका पैसा डिक्रीज मतलब कट वट होना चाहिए, वो कट होने के बाद में आपके हाथ में जो इनकम आती है वो आती है सपोज 30,000। ठीक है, सो ये आपकी टोटल इनकम है, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर?
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल राइजेस, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, देयर डिमांड कर्व फॉर बटर में नॉट ओबे द लॉ ऑफ डिमांड। तो इस पॉइंट पे जो आपका बटर का जो आपका डिमांड है उसके अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। सो इज दिस करेक्ट? फॉल्स। राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ओनली लीड्स टू अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। अब यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका मोटिव क्या है कि आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। अब आपस में हालांकि हमें पता है कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है भाई, इन एंड आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, ठीक है। इससे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का कोई रिलेशन नहीं है। सो इट डज नॉट मीन दैट लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, द लॉ कंटिन्यूज टू बी वैलिड। यहाँ पे लॉ वैलिड रहेगा ऑन द न्यू डिमांड कर्व एज वेल। नए डिमांड कर्व पे भी आपका लॉ उसी तरीके से वैलिड रहेगा, ठीक है, एज वेल एज ऑन द ओल्ड। जैसा कि ओल्ड पे रहेगा वैसा ही सेम आपका नए डिमांड कर्व पे भी वैलिड रहेगा। यहाँ पे आपको जो चीज यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए जो चीज मतलब डाल दी ना, ऐड ऑन कर दी, वो पता है क्या है? सिर्फ ये। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डिस्पोजेबल इनकम का मतलब नहीं पता होगा, तो वो हो सकता है कि वो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड का और डिस्पोजेबल इनकम का आपस में किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, जो गुड एक्स है, ठीक है, उसकी प्राइस फॉल हुई, यानी कि जो टी है उसकी प्राइस हमने गिरा दी। इट कॉजेज अ फॉल इन डिमांड गुड वाई की जो डिमांड है वो यहाँ पे, यानी कि जो कॉफी है उसकी डिमांड यहाँ पे कम हो गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि टी की प्राइसेस जैसे ही कम हो गई तो कॉफी पीने वाले लोग क्या सोचेंगे, यार हमें चाय सस्ती पड़ेगी तो हम भी चलो चाय पीते हैं, तो इसकी डिमांड अब यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से काफी लोग यहाँ स्विच कर जाएंगे। सो दिस इज ट्रू बिकॉज चीपर गुड रिप्लेसेस द वन विच इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि सस्ती चीजें जो हैं वो, मतलब जो महंगी चीजें हैं वो जल्दी से रिप्लेस हो जाती हैं, किसके लिए? सस्ती चीजों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ राइज इन ऑफ गुड एक्स, राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब दूसरा केस ये है कि गुड एक्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई, यानी कि इंक की, ठीक है। अ राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स कॉजेज अ राइज इन डिमांड फॉर गुड वाई। अब इससे जो गुड वाई है, यानी कि जो पेन है, इसकी डिमांड बढ़ गई। क्या ये करेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में? सो दिस इज फॉल्स। अगर इंक की प्राइस बढ़ गई है तो पेन की डिमांड तो घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर इंक महंगी हो गई है तो लोग अब कम पेन यूज करेंगे, तो कम पेन यूज करने का मतलब क्या है कि इसकी डिमांड अब घट जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। सो फॉल्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ राइज इन प्राइस of X causes a fall in demand of good Y because consumption of both good X and Y goes together। क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो दोनों ही गुड्स होते हैं इनका कंजम्पशन साथ साथ में चलता है, अलग अलग नहीं चलता है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट रखो कि भाई जब सब्स्टिट्यूट गुड की बात आएगी तो हमें टी एंड कॉफी के एग्जाम्पल से बात, उस क्वेश्चन को सोचना है। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आएगी तो इंक एंड पेन के एग्जाम्पल को लेकर के हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर दिमाग में होगा तो आप इजीली उसको समझ पाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, it is quantity demanded and not demand for a commodity that changes with respect to its own price। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांडेड की बात करी जा रही है, ठीक है, और एक डिमांड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है इट इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड नॉट डिमांड फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांडेड है ये,
दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? उस पर्टिकुलर गुड की खुद की प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। सो ये बिल्कुल ट्रू है। इट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी दैट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, वहीं जो चेंज इन डिमांड अकर्स इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो चेंज इन डिमांड है वो कब अकर होता है? चेंज इन डिमांड जो है वो किससे यहाँ पर रिलेटेड होता है? अदर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, चेंज इन डिमांड के अंदर अगर उसकी खुद की प्राइस कांस्टेंट भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो रहा है तो हमारी डिमांड जो है वो वैसे भी चेंज होगी। ठीक है, चेंज इन डिमांड अकर्स इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको बस क्या ध्यान रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करते हैं तो ये ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे ये चेंज होती है। डिमांड की जब हम बात करते हैं तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी भले कांस्टेंट भी क्यों ना रहे, अदर डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे जो चेंज इन डिमांड है वो अकर यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? ऑलराइट। चेंजेस इन इनकम कॉजेज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आपकी इनकम के अंदर जो चेंज होता है उससे आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, while change in own price of the commodity does not। जब ओन प्राइस यानी कि यहाँ पे देखो मूवमेंट की बात हो चुकी है, मूवमेंट और शिफ्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि चेंज इन इनकम कॉजेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये बिल्कुल करेक्ट है। while change in own price of commodity does not, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकम में चेंज होगा तो शिफ्ट होगी हमारी डिमांड कर्व, क्योंकि ये अदर डिटर्मिनेंट हो गया है ना, अदर डिटर्मिनेंट हो गया। और यहाँ पे जब मूवमेंट खुद की प्राइस में जब चेंज होगा तो हम यहाँ पे मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सच एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट और प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो शिफ्ट हम इन बेसिस, मतलब शिफ्ट इन डिमांड कर्व इन बेसिस पे होता है। क्लियर? मूवमेंट सिर्फ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व डज नॉट अकर सो लॉन्ग एज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है वो किस रीजन की वजह से होता है? अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व डज नॉट, ठीक है, डज नॉट अकर सो लॉन्ग एज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। सो दिस इज फॉल्स। Shift in demand occurs due to change in other factors other than own price of the commodity। So यहाँ पे जो own price है commodity की वो constant रहती है, और shift किसकी वजह से होता है? other determinants की वजह से shift यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, so next is forward shift in demand curve occurs when own price of the commodity rises। फिर वापस वही आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दी है। यहाँ पे क्वेश्चन में शिफ्ट बोल रहा है लेकिन नीचे ही क्या कर रहा है? ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी लिख दिया। पर अभी हमने ये चीज के बारे में बात करी कि शिफ्ट तो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। सो ओन, ये तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया। सो फॉल्स। फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अकर्स व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। ये आपका डिमांड कर्व है ना। शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट यानी कि आपकी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है? या तो आपकी इनकम बढ़ी होगी या फिर आपकी वो जो भी कमोडिटी उसके साथ में आपके एक्सपेक्टेशंस उसके फेवर में होगी, प्रेफरेंस आपके फेवर में होगी, जो आपके रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस हैं उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुआ होगा, इसी वजह से आपकी डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ओन प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, increase in demand refers to extension of demand। increase in demand refers to extension of demand। अब यहाँ पे extension हमें पता है, extension कैसे होता है? सेम ही जब हम सेम डिमांड कर्व पे हम जब शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड हम कहाँ पे बात करते हैं? शिफ्ट के अंदर। ठीक है,
एक्सटेंशन इन डिमांड की हम बात कहाँ करते हैं? मूवमेंट के अंदर। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हो गई, और मूवमेंट के अंदर हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा एज इट इज शिफ्ट होता है। तो दिस इज फॉल्स। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है कि आपकी जो कमोडिटी की क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, एज इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। अपन ने ये चीज देखी थी ना, ये वाली। सो इंक्रीज इन डिमांड ये है, ओके। इट इज द सिचुएशन ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये कौन सी सिचुएशन है? डिमांड कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट वाली ये सिचुएशन है, ओके, नॉट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दिखता है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? जहां पे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वही वापस से डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट का पोर्शन हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये भी फॉल्स है। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपकी डिमांड में डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है एट दैट एग्जिस्टिंग प्राइस, सिमिलर प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपकी कांस्टेंट है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। और डिमांड में ये आपका क्या कहलाता है? बैकवर्ड शिफ्ट कहलाता है। और इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड नहीं कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन किसे कहेंगे? इसे कहेंगे। ये जब आप इधर से इधर आओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप श्रिंक हो रहे हो, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर आप यहां से यहां आते हो तो दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। नॉर्मल गुड के केस में जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है। while in case of inferior good it is negative। और inferior good के केस में वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। सो इज इट ट्रू? सो यस, इनकम इफेक्ट के जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, एज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में ये नेगेटिव होता है। कैसे? आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स के कंजम्पशन को कम कर देते हो, तो इन अ वे आप उसकी डिमांड कम कर रहे हो, ठीक है। सो इंफीरियर गुड के केस में जो आपका डिमांड और इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होता है, वेयर एज यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ओके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। इंफीरियर गुड के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। सो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सो दिस इज फॉल्स। ऐसा क्यों है? देखो, इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी फेल होता है व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो किससे ज्यादा बड़ा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उस पॉइंट पे तो आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। अब इसको अपन एक एक करके समझते। देखो, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और अपना इंफीरियर गुड के अंदर अपन रिलेशनशिप किसका देखते हैं? इनकम का और डिमांड का। इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम होगी, इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोनों। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको देखो, इंफीरियर गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तभी फेल होता है व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर। जब आपका ये जो इनकम इफेक्ट है वो ग्रेटर है किससे? इससे। नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। आपका जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर होता है। सिर्फ उसी पॉइंट पे इंफीरियर गुड के अंदर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल होता है।
When negative income effect is less than substitution effect, law of demand does not fail. जब negative income effect जो है वो substitution effect से कम होता है, लेस होता है, तो उस पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं होता है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपको ध्यान हमेशा रखनी है। और ये क्योंकि इंफीरियर गुड के केस में अपन प्राइस के बेसिस पे बात नहीं करते, अपन इनकम के बेसिस पे बात करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये अलग से पुट अप होता है। क्लियर? ओके। An individual can shift from consumption of normal good to the consumption of inferior good. एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो नॉर्मल गुड से इंफीरियर गुड पे स्विच कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में? जब उसकी इनकम कम हो जाए, ठीक है। जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल गुड से इंफीरियर गुड पे आ जाएगा। सो ये ट्रू है, इट हैपेंस ओनली व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर हैपेंस टू फॉल, ठीक है। पहले मेरी इनकम 50 रुपीज थी, तब मैं नॉर्मल गुड कंज्यूम कर रही थी, अब मेरी इनकम 10 रुपीज हो गई है, तो मुझे ना चाहते हुए भी इंफीरियर गुड्स पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ गिफन गुड, सो गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज हायर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो आपका इनकम इफेक्ट है वो आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। दोनों इफेक्ट्स अपन ने पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी अपन ने पढ़ा है और इनकम इफेक्ट भी अपन ने पढ़ा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट जो है वो आपका हायर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो रहा है इन केस ऑफ गिफन गुड्स। किस केस में? गिफन गुड्स के केस में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे फेल होता है। इसका मतलब ये है कि जब इन गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, इन गुड्स की जब प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड कम होती है इन केस ऑफ गिफन गुड्स, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में तो हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है और यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। ओके, सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन की सीरीज है दैट इज थॉट्स एंड एप्लीकेशन। सो इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स और गुड वाई में क्या रिलेशनशिप होगा इफ विद राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ेगी, है ना, डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस, गुड एक्स की प्राइस बढ़ने से गुड वाई की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, कंज्यूमर्स स्विच टू वाई, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो जैसे ही एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर कहाँ स्विच हो जाएंगे? वाई पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। एंड देयरफॉर डिमांड फॉर वाई राइजेस, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाई गुड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इफ प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कहाँ किस पे प्रमोट कर जाएंगे? कोक पे, मतलब कोक कंज्यूम करने लग जाएंगे। अकॉर्डिंगली कोक की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ डिमांड कर्व इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्लोप्ड। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इस तरीके का है, व्हाट इट कुड बी ड्यू टू, अब ये किस रीजन की वजह से हो सकता है? गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी के नेचर पे अपन को ये बताना है, तो ये किस टाइप की कमोडिटी होती है वो अपन को बताना है, इनकम के नेचर पे बताना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बेसिस पे बताना है, ठीक है। सो पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। सो हमें ये पता है कि लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो उस पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब जहाँ पे पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व है तो यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा वो वायलेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द केस ऑफ गिफन गुड। अब यहाँ पे जो अपन कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि भाई किस टाइप की कमोडिटी में ये देखा जाता है, तो ये गिफन गुड की कमोडिटी में देखा जाता है ना। गिफन गुड में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फिर दीज आर दोज इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये वो इंफीरियर गुड्स होते हैं इन केस ऑफ विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, जिनके केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर होता है। सो दैट नेट इफेक्ट यानी कि जो आपकी प्राइस इफेक्ट है वो कैसा दिखता है? यहाँ पे इस प्राइस इफेक्ट का यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, किसके साथ में? क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में। ओके, इसी वजह से हमारा गिफन गुड्स का जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिवली
स्लोप्ड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, नेक्स्ट इज fall in price of commodity always leads to expansion of its demand। जब किसी कमोडिटी की प्राइस में गिरावट होती है तो क्या उसका जो डिमांड है वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होता है। सो फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लेड्स टू एक्सपेंशन ऑफ इट्स डिमांड, बट नॉट ऑलवेज। ऐसा होता तो है लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। देयर आर सिचुएशन ऑफ एक्सेप्शन। अब अपन ने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्सेप्शन की बात करी थी। सो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, अगर प्राइसेस कम होती है तो उनकी डिमांड भी कम होती है ना। अगर प्राइसेस बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। सो एक्सेप्शंस के केस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन कौन कौन से, गिवन गुड एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। मतलब सोसाइटी में जो शो ऑफ करने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं उस केस में अगर आपके पास में जितना महंगा डायमंड होगा उतना ज्यादा उसकी डिमांड होगी, है ना। सो इस केस में क्या होता है, आपका जो आपका लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है वो यहाँ पे वायलेट हो जाता है, ठीक है। जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के जो जजमेंट्स होते हैं उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें सो यहाँ पे भी आपका जो डिमांड कर लॉ ऑफ डिमांड है वो वायलेट हो जाता है, ठीक है। When the consumer are driven by the idea cost liar is better। जब कंज्यूमर्स का आइडिया ये होता है, उनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि जितना ज्यादा महंगा होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। बहुत से लोग तो अपने घर में जो कह सकते हैं कि जो ये सारी टेलीविजन है और वॉशिंग मशीन है, ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये सोच के लेते हैं कि भाई जितना ज्यादा महंगा लेंगे उतना ज्यादा चलेगा लंबे समय तक और उतना ज्यादा ये बेटर होगा, ठीक है। इस सोच वाले भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो इनके लिए जितना महंगा होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। और कहीं ना कहीं ये किसके अंदर आता है, एक्सेप्शन के अंदर आता है, लॉ ऑफ डिमांड के। क्लियर। सो ये आपको हमेशा एम्फेसाइज करना है कि जो आपका फॉल इन प्राइस है कम्युनिटी का वो हमेशा आपकी डिमांड को नहीं बढ़ाता है, कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिवन गुड मस्ट बी इंफीरियर गुड। जो गिवन गुड्स हैं वो इंफीरियर गुड्स होने चाहिए, while inferior good may not be given goods। लेकिन आपके जो inferior good हैं वो given good हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन given good हमेशा inferior good होंगे। So yes, because given goods by definition are those inferior goods। given goods definition के अनुसार वो inferior goods होते हैं in case of which two conditions are satisfied। जिसके अंदर ये दो conditions satisfy होती हैं। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे इनकम इफेक्ट किससे ग्रेटर होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर होता है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, लेकिन वही इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, ओनली वन कंडीशन नीड्स, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत होती है, दैट इज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है आपका वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। सो सिर्फ गिवन गुड और इंफीरियर गुड में यही एक डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर। जो पेट्रोल है वो आपका सस्ता होता जा रहा है, येट द डिमांड फॉर कार इज नॉट राइजिंग। लेकिन फिर भी कार की डिमांड नहीं बढ़ रही है। डज इट मीन दैट लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट ऑपरेटिव। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है। सो प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर कार्स has nothing to do with the law of demand। अब यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड का आपस में मतलब लॉ ऑफ डिमांड से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड तो यही बताता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब प्राइस में चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी उस पे किस मतलब उसकी क्वांटिटी पे कैसा रिफ्लेक्शन पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड तो हमको यही सिखाता है, राइट। चेंज इन प्राइस इन पेट्रोल वुड लेड टू शिफ्ट इन डिमांड ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल वुड लेड टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर द कार। यहाँ पे जो हम चेंज देख रहे हैं ना, यहाँ पे चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, इससे क्या हो रहा है कि कार का डिमांड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, लेकिन डिमांड से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इस स्टेटमेंट का लॉ ऑफ डिमांड से कोई रिलेशन नहीं है।
ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? बस कि आपका जो डिमांड कर्व है वो उसके अंदर शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग न्यूज वाज प्रिंटेड इन इकोनॉमिक टाइम्स। अब ये एक न्यूज जो थी वो आपके इकोनॉमिक्स टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर प्रिंट हुई थी, दैट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर कट बाय 2 पर लीटर ईच एज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस स्लम्प्ड टू अ 5-year लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस हैं वो इतनी ज्यादा कम हो गई हैं जिसकी वजह से 2 रुपीज पर लीटर यहाँ पे जो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस है वो कम हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम का यूज करके यूज अ डायग्राम एंड इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर कार्स इन इंडिया, ठीक है। अब क्योंकि इन ऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो पेट्रोल एंड डीजल है उनकी प्राइसेस कम हो गई है, तो प्राइसेस कम होने से कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अपन को बताना है, ठीक है। सो जब पेट्रोल एंड डीजल की जो प्राइसेस हैं जब उसमें कट डाउन हो गया है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कार्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। द डिमांड फॉर कार इज एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि हमें पता है कि कार एंड पेट्रोल कैसे गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई है ना, अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई है तो हम ये कहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आपस में कैसे गुड्स हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो हमें पता है कि इसका हम कर्व जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। सो ये हमारी प्राइस है और इस पे हम पहले हो सकता है इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल की प्राइस कम होते ही हम इसकी डिमांड गाड़ी की यानी कि कार की डिमांड हम बढ़ा देंगे। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व फॉर कार विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारा जो डिमांड कर्व है कार्स का वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे प्राइस ये कांस्टेंट बता रहा है, तो ये जो प्राइस है ये पता है किसकी प्राइस है? दिस इज द प्राइस ऑफ कार। हमने चेंज किया है पेट्रोल की प्राइस में, पेट्रोल प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुई है, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस के अंदर यहाँ पे चेंज आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो कार की है वो तो अपन कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि अपन यहाँ पे डिमांड बदल रहे हैं, कार की अपन डिमांड बदल रहे हैं, प्राइस अपन पेट्रोल की चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सिर्फ कार की क्या बढ़ जाएगी? इधर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो प्राइस यहाँ पे कार की कांस्टेंट है, पहले इतनी हम डिमांड कर रहे थे, अब हम इसकी डिमांड बढ़ा करके इतनी कर देंगे। ओके, सो ये चीज जब भी आपके सामने आए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब अपन एक गुड की प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, सपोज अपन इंक की प्राइस की बात कर रहे हैं कि इंक की जो प्राइस है वो घट गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरा जो भी कमोडिटी है जैसे पेन है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो पेन ही है, तो पेन की जो प्राइस है यहाँ पे ये क्या रहेगी? ये कांस्टेंट रहेगी, ये तो कांस्टेंट रहेगी इसकी प्राइस, लेकिन इसकी डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसकी डिमांड में हम चेंज करेंगे। क्लियर? नाउ इट इम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व फॉर कार विल शिफ्ट टू द राइट, मोर कार्स आर डिमांडेड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, यानी कि इस प्राइस पे अब ज्यादा कार हम डिमांड करेंगे। क्लियर? क्योंकि अब पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिमांड, गाड़ियों की जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे। अब डायग्रामेटिकली हमने इसको इलिस्ट्रेट कर दिया है। इनिशियली पी के कार वॉज परचेज्ड, पहले हम इतनी गाड़ियां परचेज कर रहे थे पी एंड के इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक पहले हम कार परचेज कर रहे थे, ठीक है। नाउ एज प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल डिक्रीजेस, अब जैसे ही पेट्रोल और डीजल की प्राइस डिक्रीज हुई है, पीएस कार आर परचेज्ड, तो अब हम कितनी कार परचेज कर रहे हैं? इतनी कार हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। पीएस कार आर परचेज्ड इवन व्हेन प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट, भले ही प्राइस जो है गाड़ियों की वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला है, फिर भी हम अब ज्यादा परचेज कर रहे हैं, इसको हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व फॉर कार शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम D to D1,
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है कार का वो D से D1 की तरफ शिफ्ट हो गया है। ओके, सो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर के अंदर से। ऑलराइट, सो आई होप कि आप अपन ने आज के इस चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मोस्टली जो आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी वो ये है कि अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे थे। ठीक है, कि भाई अपने पास में दो गुड्स हैं, एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड कम हो रही है, या एक की प्राइस बढ़ रही है तो ये मतलब दूसरे की डिमांड पे क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो आप ये मतलब आपको बताना है कि ये किस टाइप का गुड है। ठीक है, या तो आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स, इन टाइप के क्वेश्चंस मतलब इन गुड्स के बीच में से आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो इन ऑल अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े थे अभी तक, वो सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन ने इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अपन ने जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आया था। काफी बार एक्सेप्शन में से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। ठीक है, सो एक्सेप्शन के बारे में भी अपन ने पढ़ा है, इसके कुछ और क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके इंक्लूड होती हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाता है। ऑलराइट, सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।